So hello students, today we will learn about the topic general characteristics of protozoa. Okay, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ मीन्स कि जो करेक्टर्स हैं प्रोटोजोआ के उनकी हम स्टडी वन बाय वन करेंगे. जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ द बॉडी फॉर्म. उनकी बॉडी फॉर्म किस तरह की है. बॉडी फॉर्म जाएँ तो इट इज़ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक. प्रोटोजोआ जो हैं ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं. दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव. दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड दैट्स वाई मोस्ट प्रिमिटिव एंड दैट्स वाई दे आर माइक्रोस्कोपिक. बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें हम सब माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, एंड स्मॉल होते हैं लाइक जैसे कि अमीबा हो गया, उसे भी हम माइक्रोस्कोप से ही स्लाइड पे देख सकते हैं, इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक हैं एंड स्मॉल हैं. ओके, अगर हम बात करें कि इरेगुलर शेप के कौन कौन से हैं, इनमें बहुत सारी इनकी डिफरेंट शेप्स आती हैं. सबसे पहले अगर हम इनकी बॉडी फॉर्म के बारे में डिस्कस करें, बॉडी फॉर्म जो होती हैं डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स से शो करते हैं. लाइक इनकी शेप इरेगुलर भी हो सकती है. इरेगुलर मीन्स नॉट कंसाइज्ड, बिल्कुल शेप एक पर्टिकुलर शेप ना होना, जबकि किसी भी तरह की इरेगुलरली ऐसे अरेंज्ड हो सकता है. एंड ये किस में होता है मोस्टली, एंड इट अकर्स मोस्टली इन अमीबा में, एंड इट अकर्स मोस्टली इन अमीबा, इसलिए इरेगुलर शेप इज़ अमीबा. स्पेरिकल की बात करें तो ऑर्गेनिज्म है वॉल्वॉक्स, बेल लाइक, घंटी की तरह, दैट इज़ वर्टेक्सिला. और स्पिंडल शेप मीन्स जो दोनों एंड से फ्यूज रहता है, जैसे कि यूग्लिना. यूग्लिना कैसा होता है, ये दोनों एंड से क्या रहता है, फ्यूज़ रहता है. ओके, इट्स लाइक दिस. ठीक है, ये दोनों एंड से हेयर एंड हेयर फ्यूज़ रहता है, इसलिए स्पिंडल शेप है. स्लिपर लाइक, स्लिपर मीन्स जो शू के स्लिपर्स होते हैं, शू स्लिपर्स, उनकी तरह शेप होती है पैरामीशियम की. शू के स्लिपर्स की तरह जो शेप होती है वो किसकी है, पैरामीशियम की. तो इसलिए इनकी डिफरेंट शेप्स होने की वजह से इनकी बॉडी फॉर्म्स डिफरेंट हैं. जैसे पैरामीशियम की मैं दिखाती हूँ, इट्स लाइक दिस. ये जैसे शू होता है, उसका जो स्लिपर है उसी की तरह इस पैरामीशियम की क्या होती है, शेप होती है. और ये बाहर से सीलिया प्रेजेंट है. ओके, बहुत सारे यहाँ पे ट्राइकोसिस्ट है अंदर के लिए, these are the ट्राइकोसिस्ट, और सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं. ओके, सो दिस इज स्लिपर की तरह शू ऑफ पैरामीशियम. ओके, अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें, ये भी डिफरेंट तरह की होती हैं सिमेट्रीज. एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, या तो रेडियल हो सकते हैं, या फिर बाइलेटरल हो सकते हैं, या फिर स्पेरिकल हो सकते हैं. और कौन कौन से, एसिमेट्रिकल तो हमें पता है जो इरेगुलरली होगा. जैसे हम एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है, जैसे ये अमीबा है, इसको हम प्रॉपरली इक्वल पार्ट्स में कहीं से भी फ्रॉम सेंटर से प्रॉपरली इक्वल पार्ट्स में नहीं काट सकते, क्योंकि इक्वल पार्ट्स मीन्स कि दोनों बराबर साइड्स में नहीं काट सकते, दैट इज़ एसिमेट्रिकल. अगर हम बात करें सेकेंड वाली सिमेट्री की, दैट इज़ सेकेंड वाली सिमेट्री की बात करें, दैट इज़ रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री मीन्स, रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ओके, ऐसे बनाया है, इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, इसको हम सेंटर से किसी भी प्लेन से काटेंगे, किसी भी प्लेन से सेंटर से काटेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसी को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है. किसी भी प्लेन से ऐसे ऐसे सेंटर से डिवाइड करें, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज रेडियल, उसी को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है. एंड रेडियल सिमेट्री यूग्लिना में होती है. यूग्लिना दैट इज़ फ्लैजुलेटेड ऑर्गेनिज्म, उसी में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है. एसिमेट्रिकल अमीबा में, रेडियल वाली यूग्लिना में. और बाइलेटरल सिमेट्री क्या हुआ, जैसे कि दिस इज़ अ ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमंस ऑर्गेनिज्म है ये ऐसा वाला. ठीक है, हम ह्यूमंस में बाइलेटरल सिमेट्री होती है. इसको हम अगर सेंटर से, कहाँ से हमने हमेशा चूज़ करना है, सेंटर से हमने इसको डिवाइड किया, तो ये दो इक्वल हाल्स बनाएगा. क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स टू इक्वल हाल्स. कौन कौन से हाल्स होने चाहिए, वो राइट और लेफ्ट वाले इक्वल होने चाहिए दोनों हाउस. जैसे हम सेंटर से वर्टिकली हमको काटा जा सकता है, सो ये दो इक्वल हाउस बनेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री. एंड बाइलेटरल सिमेट्री की एग्जांपल, मतलब कि बाइलेटरल सिमेट्री प्रोटोजोआ में किस में होती है, दैट अकर्स इन जियार्डिया, जियार्डिया में. स्फेरिकल किस में होती है सिमेट्री, मतलब कि गोल, और इसको सेंटर से हम कहीं से भी काट सकते हैं, ये होती है वॉल्वॉक्स में. स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल तरह की सिमेट्री होती है वॉल्वॉक्स में. ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि इनमें क्या सेलुलर वाली लेवल होगी, या फिर सिर्फ प्रोटोप्लाज्म ही सब वर्क परफॉर्म करेगा, मतलब कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, या फिर टिश्यू लेवल होगी,
या फिर ऑर्गन लेवल होगी तो इनमें होती है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की। मतलब कि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उस ऑर्गेनिज्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कैरी करता है, वो कैरी करता है दैट इज़ साइटोप्लाज्म जो उसके अंदर है। साइटोप्लाज्म ही सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। क्या हो सकती हैं वो एक्टिविटीज़, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन हो, सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंडर होता है। उसी को हम प्रोटोप्लाज्मिक रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये जो होते हैं इनमें सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर होती हैं, और सभी एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मूव करें टुवर्ड्स द बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ, बॉडी स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, वेरीड तरीके का होता है। वेरियस बॉडी शेप्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि इनका सिंपल होगा बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के हैं, ये बाउंड होते हैं विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। और सभी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करता है, साइटोप्लाज्म परफॉर्म करता है। और साइटोप्लाज्म में दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म में आता है जो न्यूक्लियस हो गया पार्ट वगैरह, और एक्टोप्लाज्म में दूसरे सेल ऑर्गेनलीज आते हैं न्यूक्लियस को छोड़ के। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी पार्ट है दैट इज़ एंडोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म आ गया जो साइटोप्लाज्म में आउटर पार्ट होता है। ओके, सो ये हो गया बॉडी के स्ट्रक्चर में कि एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म होगा, एंड सभी एक्टिविटीज़ विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी। एंड इनमें बहुत तरह के न्यूक्लियस होते हैं। इनमें मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस हो सकता है। मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस मीन्स सिंगल न्यूक्लियस, या फिर इनमें डाईमॉर्फिक न्यूक्लियस हो सकता है। डाईमॉर्फिक मीन्स दो न्यूक्लियस होंगे, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, या फिर बड़ा बड़ा या फिर छोटा छोटा। ये डाईमॉर्फिक न्यूक्लियस बेसिकली जो पाई गई एग्जाम्पल वो किस में होता है, पैरामीशियम में। पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो वाला न्यूक्लियस और दूसरा माइक्रो वाला न्यूक्लियस। मैंने लिखा है इधर डाईमॉर्फिक न्यूक्लियस, तो बेसिकली किस में होता है, पैरामीशियम में। मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है अदर देन रिप्रोडक्शन, मतलब कि वेजिटेटिव फंक्शंस होते हैं इसके। एंड माइक्रो जो न्यूक्लियस है उसके क्या फंक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं उसके, जर्म सेल्स वगैरह ये सब कुछ प्रिपरेशन करना। और मैक्रो का अदर देन रिप्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्शन को छोड़ के जो जितने भी दूसरे फंक्शंस बचे वो सभी मैक्रो न्यूक्लियस करता है। तो मैंने बताया कि पैरामीशियम डाईमॉर्फिक है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर में एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है। एक्टोप्लाज्म जो होगा वो साइटोप्लाज्म का आउटर पार्ट होगा, और एंडोप्लाज्म आ गया जो न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है। फिर देन वी विल मूव टू शेल। इनमें शेल्स किस तरह से होते हैं अरेंज। अगर हम इनके शेल्स की बात करें तो इनमें दो तरह के शेल होते हैं, एक एक्सटर्नल वाला शेल आ गया, दूसरा आ गया इंटरनल शेल। शेल मीन्स जो इनको कवर कर रहा है, आउटर भी कवर कर सकता है, इंटरनली भी कवर कर सकता है। एक्सटर्नल शेल किस में प्रेजेंट होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो जिसमें एक्सटर्नल शेल होगा, उसका नाम है एल्फीडियम, ELPHIDIUM, एल्फीडियम। इंटरनल शेल जो प्रेजेंट है वो है अकेंथोमेट्रा, ये ऑर्गेनिज्म है जिसमें इंटरनल शेल है, अकेंथोमेट्रा, ACANTHOMETRA, अकेंथोमेट्रा। और इनमें कोई भी स्केलेटन नहीं पाया जाता, प्रोटोजोएंस में कोई भी स्केलेटन नहीं पाया जाता प्रॉपर्ली। जैसे हमें बोन्स और कार्टिलेज बनाती है स्केलेटन, इनमें कोई भी ऐसा स्केलेटन पर्टिकुलर नहीं होता, बस शेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल आ गया एल्फीडियम में, ऐसे लर्न कर सकते हैं कि E फॉर एक्सटर्नल, E फॉर एल्फीडियम, एंड इंटरनल शेल आ गया अकेंथोमेट्रा में। ओके, अकेंथोमेट्रा में, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल शेल्स, कोई भी स्केलेटन नहीं होगा। स्केलेटन की जगह पे इंस्टेड ऑफ स्केलेटन, हड्डियों के ढांचे की जगह पे, जो कि इनमें नहीं है, स्केलेटन नहीं है, उनमें क्या पाया जाता है, इनकी जगह पे, स्केलेटन की जगह पे इनमें पाए जाते हैं कुछ इंटरनल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। कुछ ऐसी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो इनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और वो इंटरनल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो इनमें एक्सोस्टाइल है जो तो यहाँ पे लिखा है एक्सोस्टाइल, एक्शियल फिलामेंट्स, और क्या है इनमें इंटरनल शेल्स। ठीक है, ये आगे इनमें इंटरनल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एक्सोस्टाइल, एक्शियल फिलामेंट्स और इंटरनल शेल्स। एक्सोस्टाइल, एक्शियल फिलामेंट्स और इंटरनल शेल्स इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इनमें स्केलेटन जो है, स्केलेटन क्या है, स्केलेटन एब्सेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल शेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, उनकी एग्जांपल बता दी इंटरनल की, और एक्सटर्नल्स की एल्फीडियम, इंटरनल की अकेंथोमेट्रा। ठीक है, अकेंथोमेट्रा। और इनमें कुछ इंटरनल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है जो इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं फॉर किसके लिए, सपोर्ट। इनकी बॉडी को भी सपोर्ट चाहिए ना किसी चीज़ की, ताकि ये खड़े रह सकें, तो इनमें कुछ इंटरनल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि एक्सोस्टाइल आ गया, फिर एक्सियल फिलामेंट्स आ गए, और मैंने बताया इंटरनल शेल्स और एक्सटर्नल शेल्स आ गए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
फिर उसमें अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोटोजोन्स में रिप्रोडक्शन होती है या तो सिनगैमी से, सिनगैमी मीन्स फ्यूजन होना, कंप्लीट फ्यूजन होना, किसकी, कंप्लीट फ्यूजन होना दो न्यूक्लियाई की। वो दो न्यूक्लियाई कौन से होंगे, दैट इज़ मेल का न्यूक्लियाई प्लस फीमेल का न्यूक्लियाई, उनकी कंप्लीट फ्यूजन होना उसी को सिनगैमी कहा जाता है। दोनों की फ्यूजन होना दैट इज़ कॉल्ड एज सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी होती है इनमें, और दूसरा क्या होता है, कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन कैसे होती है, ये है एक ऑर्गेनिज्म जैसे, इसमें बनती है जी ये कंजुगेटिंग ट्यूब, फिर ये दूसरा फीमेल है, जैसे ये वाली फीमेल है और ये वाली मेल है, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल, इनमें बनती है आपस में कंजुगेशन ट्यूब। उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होगा। और हम में जैसे साइटोप्लाज्म और मतलब कि साइटोप्लाज्म डिवीजन भी होती है और न्यूक्लियर डिवीजन भी होती है जब हमें वो होती है माइटोसिस या मियोसिस होती है, लेकिन इनमें कंजुगेशन के दौरान कोई भी साइटोप्लाज्म फ्यूजन नहीं होगा, साइटोप्लाज्म का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज या साइटोप्लाज्म का फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, न्यूक्लियर मटेरियल का ही एक्सचेंज होगा या फिर न्यूक्लियर मटेरियल का ही फ्यूजन होगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड हैज़, उसी को कंजुगेशन कहा जाता है, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का कोई भी फ्यूजन, साइटोप्लाज्म की कोई भी फ्यूजन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल का फ्यूजन होता है। लेकिन अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो नॉर्मल हैं, उनमें ये सब कुछ दोनों होंगे। तो प्रोटोजोआ प्रिमिटिव होने की वजह से इनमें सिर्फ कंजुगेशन, मतलब कि सिर्फ साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म की फ्यूजन नहीं होती, न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है, ठीक है। सो ये है इसका मैन कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम आगे मूव करें, ठीक है, टुवर्ड की इनमें लोकोमोटरी ऑर्गनलीज कौन से हैं, लोकोमोटरी ऑर्गनलीज की पता तो वो तो पढ़ा ही इतनी बार कि जैसे कि अमीबा में क्या होगा, अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन होगा जो इन्हें मूव करने में हेल्प करता है, दैट इज़ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या है, सीडोपोडिया ये जो है ये टेम्पररी ऑर्गनली है जो कंटिन्यूसली अपनी शेप चेंज कर सकता है क्योंकि इरेगुलर है, एसिमेट्रिकल है, टेम्पररी ऑर्गनली है। और ये आउटग्रोथ कहाँ से निकली है, ये आउटग्रोथ साइटोप्लाज्म की ही आउटग्रोथ होती है। और सीडोपोडिया जो है, अगर हम लोकोमोटिव ऑर्गनली में स्टडी करेंगे तो ये कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। सबसे पहला कौन सा होता है, लोबोपोडिया। लोबो मीन्स फिंगर लाइक पोडिया, और वो लोबोपोडिया किस में होगा, अमीबा में ही होगा। फिंगर लाइक होता है ना, ऐसे फिंगर लाइक, ठीक है। दूसरी जो इसकी टाइप की बात करें हम, इसकी दूसरी टाइप होती है सीडोपोडिया की, दैट इज़ जो इसकी दूसरी टाइप है, दूसरी टाइप की बात कर रही हैं, दैट इज़ फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया मीन्स फाइल लाइक। फाइलोपोडिया का क्या मतलब है, फाइल लाइक होगा। और इसका स्ट्रक्चर बना दूँ तो ऊपर से राउंडेड, नीचे से ब्रांच्ड। ऊपर से क्या होगा, राउंडेड होगा, गोल, और नीचे से क्या होगा, ब्रांच्ड होगा। ये है दूसरी टाइप इसकी फाइलोपोडिया की। और इसकी एग्जांपल है यूग्लाइफा। क्या है इसकी एग्जांपल, यूग्लाइफा, ठीक है। पहले वाला मैंने बताया लोबोपोडिया। लोबोपोडिया में कैसा स्ट्रक्चर होगा, इरेगुलर होगा, बिल्कुल अमीबा की तरह, और फिंगर लाइक होगा। लोबोपोडिया कैसे होते हैं, फिंगर लाइक। लोबो मीन्स फिंगर, तो फिंगर लाइक। फाइलोपोडिया मीन्स फाइल लाइक, ऐसी फाइल होती है ना, और नीचे से ब्रांच्ड होंगे, ऊपर से राउंडेड, नीचे से ब्रांच्ड। और इसकी एग्जांपल है यूग्लाइफा। ये हो गया। अगर हम इसकी थर्ड टाइप की बात करें, पहली लोबो, दूसरी फाइलो, और तीसरी टाइप की बात करें तो इसकी तीसरी टाइप है इसकी, दैट इज़ RETICULO, रेटिक्यूलोपोडिया, या फिर जिसे राइजोपोडिया भी कहा जाता है। रेटिक्यूलो को क्या मतलब होता है, रेटिक्यूलो का क्या मतलब है, रेटिक्यूलो मीन्स नेटवर्क। जो सीडोपोडिया है उन्हीं की मॉडिफिकेशन से अराइज हुए हैं ये इनकी 4 टाइप्स। तो ये जो सीडोपोडिया होगा ये क्या बनाएगा, सीडोपोडिया एनास्टोजोम मीन्स अपनी स्ट्रक्चर से ही मॉडिफाई होकर क्या बनाएगा, एक नेटवर्क बनाएगा। और वो नेटवर्क का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, वो नेटवर्क का स्ट्रक्चर होगा ऐसे 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 ऐसे, और नीचे से ऐसे, और यहाँ से उनके बाहर से निकलेंगी ब्रांचेस। ऐसा तरह का स्ट्रक्चर होगा किसका, राइजोपोडिया का। और ये कौन सी एग्जांपल है, ये है यूग्लाइफा। दिस इज़ दिस इज़ ग्लोबिग्रीना, दिस इज़ ग्लोब टाइप की है, इसलिए ग्लोबिग्रीना ही मैन एग्जांपल है किसकी, दैट इज़ थर्ड टाइप जो हम स्टडी कर रहे हैं, रेटिक्यूलोपोडिया। रेटिक्यूलो मीन्स नेटवर्क बनाएंगे। सीडोपोडिया से ही सब कुछ मॉडिफिकेशन हुई है इनकी टाइप्स की, इनकी टाइप्स अराइज हुई हैं क्योंकि सीडोपोडिया ने मॉडिफाई किया है। सीडोपोडिया ने अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके इनकी 4 टाइप्स बनाई हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा लोबो, सेकंड फाइलो, फिर उसके बाद थर्ड रेटिक्यूलोपोडिया, नेटवर्क। सीडोपोडिया एनास्टोजोम होकर, एनास्टोजोम मीन्स अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके क्या बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा, और उस नेटवर्क से ये सब बनेगा। उनके बाहर से ब्रांचेज अराइज होंगी इस स्ट्रक्चर में, और ये ग्लोबल होंगे, राउंडेड होंगे,
होंगे। और इसकी मैन एग्जांपल है जो मैंने बताई ग्लोबिगिना, GLOBEGERINA, GLOBEGERINA, ठीक है। थर्ड टाइप इज़ कम्प्लीटेड। जो इसकी लास्ट टाइप बची जो लोकोमोटरी ऑर्गन ली है इनमें सीरोपोडिया की ही टाइप, लास्ट टाइप चौथी टाइप दैट इज़ एक्सोपोडिया, एक्सोपोडिया दैट इज़ एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। इसमें क्या होगा, सेंटर में ये ऐसे जुड़ा होगा इसके साथ, सेंटर में इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, इट इज़ लाइक दिस, ये सेंटर में इसमें देखो ये मैंने बनाया हार्ड एक्शियल फिलामेंट, दिस इज सेंट्रल हार्ड एक्शियल फिलामेंट। सेंटर में हार्ड एक्शियल फिलामेंट होगा जो कि जुड़ा होगा आउटर एंड्स ऑफ द एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म के आउटर एंड के साथ, जो कि क्या होगा, कनेक्ट होगा किसके साथ, आउटर एंड्स ऑफ एक्टोप्लाज्म, आउटर एंड्स ऑफ एक्टोप्लाज्म के साथ जुड़ा होगा। यही है एक्सोपोडिया। और इसकी जो मैन एग्जांपल ए फॉर एक्सोपोडिया हो, जो इसकी एग्जांपल है दैट इज़ एक्टिनोफाइरियस, ACTINO, एक्टिनोफाइरियस। सो मैंने लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज में ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट मैंने कंप्लीट किया सीरोपोडिया की पूरी टाइप्स को एक्सप्लेन किया, आई होप अंडरस्टूड, ठीक है। सीरोपोडिया है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनली। सीरोपोडिया के अलावा कौन कौन से, सीलिया होगा, सीलिया किस में होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा ये अपने पैरामीशियम में, इनके बाहर से ये देखो बहुत सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये है पैरामीशियम अपना, ठीक है, पैरामीशियम है, इनमें दो न्यूक्लियस हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, दिस इज़ मैक्रो न्यूक्लियस, और छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा पैरामीशियम की, ठीक है। सो इसमें सीलिया भी प्रेजेंट है, दैट इज़ मैंने बता दिया, सीलिएट्स में, पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होंगे। फ्लैजुला किस में होंगे, फ्लैजुला होते हैं अपनी यूग्लिना में। कितने होते हैं यूग्लिना फ्लैजुला, दो, एक होता है शॉर्ट वाला फ्लैजुला और दूसरा होता है लॉन्ग वाला फ्लैजुला। मैं स्ट्रक्चर भी बना के दिखाती हूँ, ये है यूग्लिना, इसमें एक लंबा फ्लैजुला होगा, एक छोटा सा फ्लैजुला होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड, फ्लैजुला होगा, सीलिया होगा, सीरोपोडिया। सो लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से पढ़े हमने, सीरोपोडिया पढ़ा, सीलिया पढ़ा, फ्लैजुला पढ़ा, और एक लास्ट बचा उसका नाम है मायोनीम्स, MYONEMES, मायोनीम्स। मायोनीम्स क्या होते हैं, मायोनीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब। मायोनीम्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टिकल, कॉन्ट्रैक्टिकल मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टिकल और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ये मायोनीम्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिकल और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और ये शो करते हैं वॉर्म मीन्स कीड़े की तरह मूवमेंट होती है इनकी, ऐसे होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिकल और इलास्टिक, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इलास्टिक भी होते हैं। एंड ये पाए जाते हैं जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होती हैं, पैरासाइटिक मीन्स जो पैरासाइट बन के रहती हैं, उन फॉर्म्स में ये मायोनीम्स जो हैं पाए जाते हैं। वॉर्म लाइक मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिकल होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और ये मसल्स की तरह एक्ट करते हैं, बिल्कुल मसल्स की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। और इनकी जो मूवमेंट होती है, मैन थिंग, इनकी जो मूवमेंट है उसको क्या कहते हैं, इनकी मूवमेंट को कहा जाता है ग्लाइडिंग, GLIDING, ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट इज़ द मूवमेंट ऑफ व्हाट, मायोनीम्स। मायोनीम्स की मूवमेंट को क्या कहा जाता है, मायोनीम्स की मूवमेंट को कहा जाता है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, ओके। ग्लाइडिंग मूवमेंट हो गई मायोनीम्स की। कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, फाइनली वी स्टडीड सीलिया, सीडोपोडिया, फ्लैजुला और मायोनीम्स। यही स्टार स्ट्रक्चर जो है प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे इनकी न्यूट्रिशन, क्या खाते हैं क्या पीते हैं ना। तो ये जो है ये है होलोट्रॉपिक। क्या है होलोट्रॉपिक, होलोट्रॉपिक का अब अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग क्या हुआ। होलोट्रॉपिक का मतलब होता है, होलोट्रॉपिक का होलो HOLO, होलोट्रॉपिक, होलो का क्या मतलब है, पहले कंप्लीट। जैसे हम ह्यूमन्स हैं, हम क्या करते हैं, कंप्लीट फूड को च्यू करके इंजेस्ट करके लेते हैं अंदर, फिर उनकी डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, असिमिलेशन, फिर इजेशन से वो फीसेस की फॉर्म में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बाहर आता है। उसी तरह से इनमें भी होलोट्रॉपिक है। ये क्या करते हैं, प्लांट को लेते हैं, उसको च्यू करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, स्वेलो करते हैं, उसकी डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, असिमिलेशन होती है, और फिर वो जो इजेस्टेड मटेरियल वो बाहर आता है, उसी को होलोट्रॉपिक कहा जाता है। आई समझ, बल्कि कंप्लीट फूड मटेरियल को अंदर लेना, उसको इंजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन करना, असिमिलेशन करना, और फिर आउट कर देना उस फूड मटेरियल को। यही लिखा है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में, या फिर डाइजेस्ट करते हैं तो सिंपलर फॉर्म्स में, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है, और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सिंपल है होलोट्रॉपिक का मीनिंग, ठीक है, कि इंजेस्ट करना हमारे ही तरह, फिर उस प्लांट को अंदर डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब सब कुछ होने देना, दैट इज कॉल्ड एज होलोट्रॉपिक, और फिर वो इजेशन की फॉर्म में अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर आ जाएगा।
अगर हम बात करें कि इन प्रोटोजोन्स में रेस्पायरेशन कैसी होती है, प्रोटोजोन्स में रेस्पायरेशन कैसी होती है, जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है इनमें रेस्पायरेशन के लिए कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है। जैसे कि हमें लंग्स हैं तो इनमें कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है, इसलिए ये जनरल बॉडी की सरफेस से ही यहीं से मतलब कि डिफ्यूजन से क्या कर देते हैं, रेस्पायरेशन कर देते हैं। ठीक है, इनमें रेस्पायरेशन बॉडी के सरफेस से ही हो जाती है। ठीक है, रेस्पायरेशन के अलावा अगर हम बात करें कि इनमें एक्सक्रीशन कैसे होगी, एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट कितने तरह के हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये मेनली कहाँ पे रहते हैं, वाटर। और हमें पता है जो वाटर में रहते हैं वो क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, एक्सक्रीट अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। मतलब कि ज़्यादा पानी पीते हैं इसलिए अमोनिया में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो होता है ना वो वाले एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो ज़्यादातर अमोनिया ही एक्सक्रीट करते हैं। ये मेन सिग्निफिकेंस है इसका। तो एक्सक्रीशन वाटर में, ये एक्सक्रीशन जो होती है, एक्सक्रीशन इनमें क्या होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट की। वो नाइट्रोजनस वेस्ट मैनली कौन सा है, अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया है और ये एक्सक्रीशन के लिए इनमें भी कोई ऑर्गन नहीं है, इसलिए ये एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस से ही करते हैं। कोई पर्टिकुलर इनके लिए कोई ऑर्गन नहीं है, बॉडी के सरफेस से ही इनकी एक्सक्रीशन होती है। और नॉर्मली एक्सक्रीटरी वेस्ट मटीरियल कौन सा है मैनली इनमें, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं इसलिए अमोनिया है। क्योंकि अमोनिया के लिए अमोनिया निकालने के लिए बहुत सारा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम यूजुअली कहते हैं कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मैनली क्या एक्सक्रीट होता है, अमोनिया ही एक्सक्रीट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, ऑस्मो रेगुलेशन जो होती है ना, ऑस्मो रेगुलेशन दूसरी फॉर्म्स में, तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल प्रेजेंट होगी, कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल दूसरी फॉर्म्स में प्रेजेंट होगी। लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स में क्या होता है, पैरासाइट्स में कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल जो होती है, कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल पैरासाइट्स में क्या होती है, पैरासाइट्स में कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल जो होती है ये एब्सेंट होती है। पैरासाइट्स में कॉन्ट्रैक्टिकल वैक्यूल जो होती है वो एब्सेंट होती है। अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें अगला करेक्टर दैट इज सेंसेशन, तो इनके लिए सेंसरी ऑर्गन्स, इनमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रोटोजोआ में कौन से होते हैं, फील करने के लिए, सेंस करने के लिए सिर्फ दो होते हैं, दैट इज स्टिग्मा होगा या तो इनमें, या फिर फोटो रिसेप्टर्स, मतलब कि लाइट के लिए, लाइट या विजिबिलिटी के लिए इनमें फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, छोटा सा आई स्पॉट, छोटे से आई स्पॉट को ही स्टिग्मा कहते हैं, और वही इनमें सेंस करने के लिए सेंसरी ऑर्गन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो फोटो रिसेप्टर या फिर आई स्पॉट। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, बता दिया कंजुगेशन, सिनगैमी, ये इन दोनों तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल कौन से, ये सेक्सुअल करते हैं बाइनरी फिजन से, मल्टीपल फिजन से, बडिंग से, रीजनरेशन से। सेक्सुअल जो होती है इनमें दैट इज़ बाई सिनगैमी, बता दिया। सिनगैमी की भी फर्दर बहुत टाइप होती हैं, कंजुगेशन सिनगैमी की हो गई होलोगैमी, मीरोगैमी, मीजोगैमी, मैक्रोगैमी, माइक्रोगैमी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, और सेक्सुअल में सिनगैमी मैनली एंड कंजुगेशन। सिनगैमी और कंजुगेशन का मीनिंग भी बता दिया। कंजुगेशन होता है टेम्परेरी फ्यूजन होना गैमेट्स की, टेम्परेरी फ्यूजन में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मटीरियल का ही एक्सचेंज होगा, साइटोप्लाज्म का कोई एक्सचेंज नहीं होगा उस कंजुगेशन ट्यूब के इर्द गिर्द, बल्कि कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, न्यूक्लियर मटीरियल एक्सचेंज विदाउट फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, पैरामीशियम है इसकी एग्जाम्पल, और मैक्रोगैमेट जो होगा कंप्लीट गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वी विल गो टू जो बचा है हमारा लास्ट करेक्टरिस्टिक, दैट इज सिस्ट की फॉर्मेशन। सिस्ट की फॉर्मेशन मीन्स जो इनमें, जो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म या अपने बाहर से क्या कर देते हैं, प्रॉब्लम्स, या अपने बाहर से सिस्ट प्रॉब्लम्स बहुत सारी इन सिस्ट में कर देते हैं, प्रॉब्लम्स डाल देते हैं, क्यों डाल देते हैं, ताकि ये अपने आप को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें अनफेवरेबल कंडीशन से। अनफेवरेबल कंडीशन में जब उनके पास कोई मॉइस्चर नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, फूड नहीं होता, कोई प्रेडेटर का भी डर होता है, प्रेडेटर कोई प्रेडेटर आ गया उनको खाने के लिए, तो उनका डर से या अपने बाहर से क्या कर देते हैं, इंसिस्टमेंट कर देते हैं। तो यही मैंने लिखा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान सिस्ट फॉर्म होता है, एंड जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं सब एवेलेबल होता है। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर फॉर्म्स लिखा है अमीबा, मैरीन वाला, अल्फीडियम, टेरेस्ट्रियल, जो टेरेस्ट्रियल मतलब कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप किन किन के बीच में होता है, कौन से ऐसे प्रोटोजोआ हैं, ट्राइकोनिम्फा और टर्माइट्स। ट्राइकोनिम्फा और टर्माइट्स की भी एक अलग कहानी है, डिफरेंट स्टोरी है इसकी। ट्राइकोनिम्फा जो है
जो ये टर्माइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ट्राइकोनिम्फा को वुड देते हैं, जो ट्राइकोनिम्फा का क्या है, प्राइमरी सोर्स है। इसी खाने को ये खाता है, वुड को खाता है कौन, ट्राइकोनिम्फा। तो टर्माइट्स ही इनको ट्राइकोनिम्फा को क्या देते हैं, फूड देते हैं, दैट इज़ वुड देते हैं, WWD, लकड़ी खाता है ट्राइकोनिम्फा, तो उसको ये वुड देता है। तो अब ट्राइकोनिम्फा क्या करेगा, इस वुड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, मतलब कि छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करके ये ब्रेक किया हुआ जो है इसमें से जो सेल्यूलोस निकलेगा, ब्रेक करके जो सेल्यूलोस, कॉम्प्लेक्स सेल्यूलोस डाइजेस्ट होगा, प्रोड्यूस सिंपल मॉलिक्यूल्स, और फिर वो सिंपल मॉलिक्यूल्स ये किसको दे देगा, टर्माइट्स को देगा। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके ये टर्माइट्स को दे देगा। इस तरह से वो टर्माइट्स का डाइजेशन या फिर टर्माइट्स का फूड इसको मिल जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जब उसने ट्राइकोनिम्फा ने डाइजेस्ट किया, क्योंकि टर्माइट्स पूरी टर्माइट्स जो है वुड को नहीं खा सकता था, तो इसलिए ट्राइकोनिम्फा ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब कि ब्रेक करके टर्माइट्स को दिया। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बियोटिक मीन्स एक दूसरे पे निर्भर। टर्माइट्स ने इसको वुड दिया और ट्राइकोनिम्फा ने इसको ब्रेक डाउन करके उस वुड को दिया टर्माइट्स को फिर से। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मीन्स मतलब कि अपना बॉडी का टेम्परेचर जितना इन्वायरमेंट में होगा, जैसे कि इन्वायरमेंट में है 14 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या करते हैं, मतलब कि प्रोटोजोन्स भी अपनी बॉडी के अंदर 14 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। जितना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उतना ही इनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर होगा। उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। अगर हम बात करें जो वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड में क्या होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है। जैसे कि हमें कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता विद द इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। बेसिकली प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, अपनी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज करते हैं। मतलब कि अगर इन्वायरमेंट में 14 है तो अपना भी 14 कर लेंगे, अपना भी 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर देंगे। तो आई होप you understand the general characteristics of protozoans. Okay, so if you like the video, then like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.